दोस्तों, कुछ दोस्त होते हैं वह आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान यहाँ पर खाना पीना हो रहा था और आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी जो दोस्त थे चारों के चारों वह अपनी अपनी जो जिंदगियों के कुछ पन्ने थे वह पलट रहे थे और अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बता रहे थे। इसी बीच में अपनी जिंदगी के कुछ किस्से बता रहे थे। इसी बीच में जो एक दोस्त है वह अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा राज खोल देता है जो कि किसी ने कल्पना भी नहीं की। जो यहाँ पर बैठे हुए और दोस्त थे उनमें से किसी भी दोस्त ने यह बात ज्यादा सीरियस नहीं ली और वह बात करते करते वह इतनी कह देता है कि वह इतनी सेखी बखेर देता है कि इतनी तारीफ करता है कि मैंने अब तक 4 मर्डर कर दिए हैं और आज तक मुझे तो पुलिस ने भी नहीं पकड़ा है, यह कह देता है। और जब मर्डर की बात आती है तो यह मर्डर किसके किए और क्यों किए इसने, इसके बारे में तो कुछ ज्यादा डिटेल नहीं लेते। लेकिन इसमें इसके जो कुछ साथी थे वह तो इस बात को जैसे कि ऐसे ही दिमाग को घुमा देते हैं और इस बात को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन इनके बीच में एक दोस्त ऐसा था जो कि वह बड़ा ही हैरान था यह बात सुनकर और वह सोचने पर मजबूर हो जाता कि आखिरकार इसने 4 कत्ल किए तो किसके किए। और वह मन ही मन में सोचता है कि ये व्यक्ति है ये कभी झूठ तो नहीं बोलता है। अगर इसने 4 कत्ल किए हैं तो किसके किए हैं और क्यों किए हैं, ये बात उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है। फिर परेशान करते तो वह यह जानकारी उसके एक नजदीकी जो जानकारी में होते हैं एसआई कमलजीत सिंह, उनको ये जानकारी उनके पास जाता है और उनके पास जाकर ये बताता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है और हम लोग एक दिन बहुत ज़्यादा खा पी रहे थे और उसके कुछ ज़्यादा नशे में उसने ऐसा बोला कि मैंने 4 कत्ल किए हैं और आज तक मेरे को पुलिस ने भी नहीं पकड़ा है। और वह ये भी कहता है कि साहब जो ये मेरा दोस्त है ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है और इसने नशे की हालत में कहा कि मैंने 4 कत्ल किए हैं। आगे तो ये आपके जांच का विषय है, किया कि नहीं किए हैं ये सब तो आपके ऊपर ही निर्भर है, लेकिन मुझे इसके ऊपर शक है। फिर जो ये कमलजीत सिंह है इसने अपने आगे अधिकारी होता है जो कि डीएसपी बेसन सिंह, उसको ये जानकारी देता है। वह कहता है कि मेरे पास एक ऐसा गुप्त सूचना मिली है और अब आगे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है। फिर जो डीसीपी भीषण सिंह थे उसने अपने अधिकारी ये जो होते हैं एसपी आदित्य गौतम के पास जाते हैं और आदित्य गौतम को ये सारी बातें बताते हैं। फिर जैसे ही ये आदित्य गौतम है इसको बात को पता चलता है तो ये कहता है कि आप चिंता क्यों करते हो, आप अपने स्तर से यह जो जांच पड़ताल कर लीजिए। फिर इन्होंने एक क्राइम ब्रांच की जो टीम है वह गठित की और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू की तो वाकई में सचमुच में यहाँ पर 4 कत्ल किए गए थे। और इन जो 4 कत्ल के थे इन 4 कत्लों का लगभग 27 महीने का समय था वह बीत चुका था। और इस घटनाक्रम का जब पता चलता है तो पुलिस इस बात को लेकर जब पुलिस इस मामले का पूरे का खुलासा करती है तो इस जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्राइम ब्रांच की तारीफें की जा रही थी। और इस कहानी को आज हम इसी माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो 4 कत्ल हुए थे ये किसके हुए थे, क्यों हुए थे। और इस कहानी से पहले हम साथ में ही जो निमिषा प्रिया है जो यमन की राजधानी में उसको फांसी की सजा होनी थी, सना में इसको मौत की सजा दी जानी थी, यानी कि 16 जुलाई 2025 के सुबह 9:30-10 बजे के आसपास। और इसकी सजा या मौत की जो है फिलहाल ये आगामी आदेश तक ये है जो इसे रोक दिया गया है। और साथ ही जो इसकी जो सजा है उसको रोकने के पीछे के जो व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उसमें जो यमन के ही रहने वाले हैं शेख हबीब और हबीब उमर बिन आजिफ, और साथ ही जो केरल के कंथापुरम और एपी अबू बकर मुसलियार, और साथ में ही एक और होते हैं जो कि मृतक, और साथ ही जो मृतक के परिवार वाले हैं तलाब अबोदी मेहंदी के जो परिवार के सदस्य हैं अदोई ये हद भी, इन लोगों की वजह से ही यह जो फिलहाल जो फांसी की सजा टाली गई है। और साथ ही जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्हें ब्लड मनी देने की बात कही जा रही है। और अगर इन लड़कों ये मान जाते हैं लड़के वाले तो ये निमिषा प्रिया की जो जिंदगी है वह बच सकती है, नहीं तो इसकी जिंदगी अभी भी खतरे में ही है। और हम यही दुआ करेंगे, यही विनम्रता करेंगे कि जो निमिषा प्रिया है इसकी जिंदगी बच जाए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा, आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का एक गांव लगता है वजीराबाद, और वजीराबाद का ही रहने वह बात कर रहे हैं। 17 जुलाई 2016 की सुबह 9:30 के आसपास का वक्त होता है, और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हापुड़, और हापुड़ की केनाल में एक लड़की की जो लाश है वह पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर केनाल में पहुंचती है, और फिर जैसे ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है तो वहां पर अन्य लोगों का और भी जमघट लग जाता है, और फिर पुलिस है वह इस लाश को अपने कब्जे में लेती है, और फिर इस लाश का पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है और ये कहाँ की रहने वाली है। और इस लड़की की उम्र है वह 20 से 21 साल के बीच की बताई जा रही है। और फिर इसी बीच में पुलिस है वह इस लड़की की छानबीन कर रही थी, तो पुलिस को इसी बीच में एक और सूचना मिलती है कि जो ये केनाल नदी है इसी के पास में जो एक लावारिस सेंट्रल कार खड़ी है, और ये सेंट्रल कार है यह भी उस केनाल नदी के पास ही खड़ी है, जो कि DL1CG 7565। जब पुलिस ने इसका नंबर निकलवाया और जब इसका पुलिस ने रजिस्ट्रेशन निकलवाया तो पता चलता है कि ये जो गाड़ी है यह किसी नैना करोड़ीवाल, जो कि वजीराबाद की रहने वाली है, उसके नाम पर है दिल्ली। और जो पुलिस है, पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद पुलिस है वह सीधा वजीराबाद दिल्ली पहुंच जाती है। वजीराबाद में बार बार पुलिस है वह उस बेल को बजा रही है, लेकिन उस घर का कोई भी सदस्य है वह बाहर निकलकर गेट को नहीं खोलता। तब आसपास के लोगों को पूछा जाता है। जब आसपास के लोगों से और गहराइता से पूछताछ की जाती है तो उसमें पता चलता है कि जो ये घर है, इस घर का जो मेन मालिक है वह होता है वेद प्रकाश किरोड़ी लाल, और जो इसकी पत्नी होती है वह साधना होती है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम शुभम होता है, और एक बेटी होती है जो कि नैना होती है, जिसकी अभी लाश मिली थी। फिर पुलिस है यह इनके जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, और जो इनके बिल्कुल करीब लोग थे उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि जो लड़की की हत्या क्यों हुई है, और ये जो बाकी का परिवार वाले हैं वह गए हैं तो आखिरकार हैं तो हैं कहाँ पर। और फिर जब पुलिस पूछताछ कर रही तो पूछताछ करते करते पुलिस को ये बातें पता चलता है कि जो लड़की है वह दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, और वह साथ ही निजी विद्यालय में पढ़ाती भी थी, और साथ ही जो लड़की थी उसकी शादी की बात चल रही थी। तभी पुलिस है उसके दिमाग में आता है कि लड़की कहीं किससे प्यार करती हो, और उस प्यार की वजह से ही परिवार वालों को वह पसंद नहीं आया हो, और परिवार वालों ने इसको नापसंद करते हुए इस लड़की की हत्या कर दी गई हो। और पुलिस है लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस है इस मामले के ऊपर एक एफआईआर दर्ज भी कर लेती है, ऑनर क्लीन एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और पुलिस इस मामले के लगातार प्रयास कर रही है, लगातार दबिशें दे रही है, चाहे वे रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो, और या फिर उनके फोन नंबर हो, उनकी सीडीआर निकलवाई जा रही थी। और जो हापुड़ की पुलिस है वह तमाम कोशिशें करती है, और जो नैना की जो हत्यारे हैं उनकी जानकारी कुछ ना कुछ मिल सके या कोई सबूत मिल सके, लेकिन आखिरकार जो ये मामला है यह कोर्ट तक पहुंच जाता है। और फिर कोर्ट ने इस परिवार को एकदम से भगोड़ा घोषित कर दिया था, और धीरे धीरे जो कोर्ट है वह जो इनकी संपत्ति थी उनको सील कर रहे थे, प्रॉपर्टी को सील कर रहे थे, और साथ ही जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो यह मामला था ये बिल्कुल ठंडा होता जा रहा था। और फिर धीरे धीरे इस जो ये मामला था इसको लगभग 27 महीने के आसपास का वक्त है वह गुजर जाता है, और नहीं तो जो नैना का परिवार वाले थे उनका कुछ पता चलता है, और नहीं जो इसका कत्ल है उसकी असली वजह वह सामने आती है। हालांकि जो उनके रिश्तेदार हैं यह जानना चाहते थे कि आखिरकार इस लड़की के साथ हुआ क्या था। फिर लगभग 27 महीने के समय बीतने के बाद वजीराबाद का दिल्ली रहने वाला एक लड़का होता है जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, और उसका नाम होता है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू होता है, जो कि और वह अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ खा रहा था, पी रहा था, और उसने एक ऐसी बात बतानी शुरू कर दी। वह कहता है कि साहब हमने तो 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत थोड़े ना जो हमारे ऊपर हाथ डाल दे। और वह नशे में था, वह ये बात कह देता है, और साथ ही जो उसके दोस्त होते हैं वह भी नशे में होता है, लेकिन एक दोस्त होता है वह साथ ही पुलिस का मुखबिर भी होता है, और वह इतने ज्यादा नशे में भी नहीं होता है। फिर वह ये सूचना यह पुलिस को देता है, और पुलिस वह इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और पुलिस इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो कई नाम सामने निकल कर आते हैं। उसी में से एक रितेश कठरिया होता है जो कि बिहार का रहने वाला होता है। साथ ही एक लड़का होता है मनोज बाबल, जो कि
और फिर पुलिस की टीम वह पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो ये रितेश कटियार है ये पहले तो वजीराबाद में रहता था, लेकिन ये बिहार का रहने वाला होता है। तो पुलिस की एक टीम गठित की जाती है, वह बिहार में जाती है। बिहार में जाने के बाद जब उसके बारे में पता किया तो और वह वहां पर पता चलता है कि इसने वह बहुत ज्यादा दुखी होता है और दुखी होते होते इसने एक दिन कीटनाशक कोई दवाई खा ली जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी वह भी पुलिस जानना चाहती थी। और फिर जो ये मनोज बावला है इसके बारे में पुलिस पता करने की कोशिश की तो इसके बारे में पता चलता है कि जो गाजियाबाद में दो और अपने दो दोस्तों के साथ ही यह बाइक पर बैठा हुआ होता है और तभी इन पर बैठे बाइक पर बैठे हुए इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जो दो दोस्त और थे यह तो बच जाते हैं, लेकिन जो ये मनोज बावला है इसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और फिर मौके पर यहाँ पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इसमें पता चलता है कि एक रोड एक्सीडेंट था, रोड एक्सीडेंट में ही यह मर जाता है। अब बस पुलिस के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम होता है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू। और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है, जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो इससे वाकई में ही एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आती है। दरअसल जो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल होते हैं वह मजनू का एक टीला जगह लगती है दिल्ली के, वहां पर उनकी कपड़ों की दुकान होती है और साथ ही इसका एक दूसरा व्यापार था, बिजनेस था, जो कि वह ब्याज के ऊपर लोगों को पैसे दिया करते थे। और ये जो ब्याज पर लोगों को पैसे दिया करता था यह व्यापार था, यह इसका अच्छा खासा चल रहा था। और साथ ही जो इसकी पत्नी होती है साधना यह हाउसवाइफ होती है और जो बेटी होती है वह दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और निजी विद्यालय में भी वह पढ़ाती है। और साथ ही इसका जो बेटा होता है वह मुखबिर नगर दिल्ली में रहकर ही एक निजी इंस्टीट्यूट में एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जो रितेश कटिहार जो कि ये बिहार का रहने वाला होता है और दरअसल ये है जो इनके घर में नौकर का काम किया करता था और लगभग इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, इसकी उम्र थी वह 16-17 साल के आसपास थे। और वह कई सालों से लगातार जो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल होता है इनके यहाँ पर ही काम किया करता था। लेकिन 2015 की बात है और ये जो वेद प्रकाश ये कहता है कि मैं जो ये और बिजनेस शुरू करूंगा और मैं ये दुकान है ये अभी खत्म करूंगा। लेकिन जो नौकर था जो कि ये नौकर है रितेश, ये कहता है कि साहब ये जो दुकान है ये आप मेरे को दे दो, मैं इस दुकान के ऊपर काम करूंगा और दुकान से जो पैसे आएंगे वह मैं आपको देता रहूंगा, मैं इससे मेरी भी इनकम हो जाएगी और मैं आपका कर्जा भी देता रहूंगा। और फिर यहाँ पर ये जो सारा मामला है दुकान वगैरह का ये 4 लाख रुपए में यहाँ पर सेट हो जाता है। और फिर जो रितेश है यह अपनी दुकान के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और जो ये वेद प्रकाश है यह अपना काम शुरू कर देता है। वक्त का पहिया है वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगस्त 2015 में जैसे पैसे लिए थे और कुछ दिनों के बाद तो काम ठीक चलता रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ये काम का पता चलता है कि काम ठप होने लगता है, तो यदि यह काम इस काम में फायदा ही होता तो वेद प्रकाश ही इस काम को नहीं छोड़ता। और फिर जो ये रितेश कटियार है यह इस काम को संभाला था तो यह लगातार ये जो काम था यह ठप होता जा रहा था और लगातार वह इस व्यापार में ठप होता ही जा रहा था और बेकार में वह परेशान होता होता वह कर्जे में आने लगा था। जब भी वेद प्रकाश उससे पैसे मांगने आता था और फिर यहाँ पर वेद प्रकाश है वह इस जो रितेश कटियार है इससे कहते हैं कि भाई कुछ तो पैसे दो, यहाँ पर तुम्हारा ब्याज और मूल मिलाकर लगभग 8.5 लाख रुपए हो चुके हैं, तुम्हें कुछ पैसे तो दो। और आखिरकार वक्त आगे बढ़ता जाता है और जो ये रितेश कटियार है यह परेशान होकर उसका एक अपना दोस्त होता है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू से कहता है कि मैंने इस तरह से कुछ पैसे लिए थे और मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। साथ ही जो अभिषेक ने एक अपने दोस्त यानी कि उसका नाम होता है मनोज बाबल, उसकी पूरी कहानी सुनाई तो यह जो तीनों दोस्त है ये आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे से कहानियां शेयर करते हैं। और ये तीनों में आपस में कहानी को जब शेयर करने के बाद ये कहते हैं कि हमें पहले जो ये परिवार है इसके साथ और नज़दीकियां बढ़ानी चाहिए। और फिर ये इस परिवार के जो नैना का परिवार है इसके साथ ये नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर देते हैं। जो नैना का भाई शुभम होता है उसे कहते हैं कि हम तुम्हें जो सेंट्रल कार है वह कार चलानी सिखा देते हैं। तो ये कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे कार चलाना सिखा दीजिए।
और फिर यहाँ पर जो अभिषेक है वह इसको गाड़ी चलाने के लिए घर पर गाड़ी सिखाने के लिए आया करता था। तो अभिषेक का यह घर के अंदर तक आना जाना हुआ करता था। अब चाहे अभिषेक हो और मनोज हो और ये रितेश है, इसका तो पहले से ही घर पर आना जाना रहा करता था, क्योंकि यह तो इसके घर का नौकर था। फिर जब आखिरकार एक 15 जुलाई 2016 की सुबह 11 बजे के लगभग आसपास का समय था और यह वेद प्रकाश से कहता है कि जो गाड़ी है उसके टायर हैं वह बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, आज तो किसी भी हालत में जो टायर है आप बदलवा लीजिए। फिर जो वेद प्रकाश से ये कहता है कि कोई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टायर बदलवा लीजिए। फिर जो कंडक्टर की सीट होती है उस पर वेद प्रकाश बैठता है और जो साइड वाली सीट होती है ड्राइवर की उसके ऊपर जो अभिषेक बैठता है और ये गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। और फिर जैसे यहाँ पर गाड़ी चलाई जाती है तो यहाँ गाड़ी कुछ दूरी पर ही चलती है। फिर यहाँ पीछे की सीट पर मनोज और जो रितेश बैठे हुए हैं, यह दोनों हैं। जो वेद प्रकाश के एक स्विच वाला तार होता है उस तार से इसका गला घोटकर हत्या कर देते हैं और इसको बोलने का मौका तक भी नहीं मिलता और इसको गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। और फिर यहाँ से यह मौका पाते हैं जो लाश थी उसको यह डिग्गी में डाल देते हैं। और जैसे ही वह लाश को डिग्गी में डालते हैं फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद डिग्गी में हम लाश को डालेंगे तो शायद शुभम को शक हो जाएगा। फिर ये यहाँ लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास ये शुभम को बुलाते हैं। 15 जुलाई 2016 की बात है। तब शुभम को बुलाते हैं तो शुभम से ये कहते हैं कि और उसे वह अंदर से बुलाकर लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारे जो पापा हैं उसकी हम एक्सीडेंट हो गया है और चलो हम तुम्हारे पापा को देखने के लिए चलते हैं। जैसे ही जो ये वेद प्रकाश आकर कंडक्टर की सीट पर बैठा था वैसे ही ये शुभम भी आकर वैसे ही अपने पिता की जगह उसी कंडक्टर सीट पर बैठता है और उसकी भी वैसे ही स्विच तार से गला घोटकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और फिर ये सोचते हैं कि अब ये बाप बेटे तो दोनों मर चुके हैं, अब घर में माँ और बेटी 2 ही बच्चे हैं, अब इनका रहकर क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं हम इन दोनों को भी मार देते हैं। जैसे ही वह घर के अंदर जाते हैं तो जो लड़की थी वह तो उनको घर पर नहीं मिलती है, वह तो कॉलेज में गई हुई थी। और जो उसकी माँ थी जो साधना वह घर पर मिलती है, वह उसे जाकर कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम एक बार हॉस्पिटल में चलकर उसे देख लो। फिर ये जो महिला है साधना, ये आपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार किसी को भी ये खबर नहीं देती है। ये हड़बड़ी में तैयार होती है और तैयार होकर यह उसी कंडक्टर सीट पर जाकर बैठ जाती है जिस पर पहले इसके पति बैठा था, उसकी हत्या कर दी इन्होंने। फिर इसका बेटा बैठा था, उसकी भी इन्होंने हत्या कर दी और फिर उसी सीट पर जाकर ये भी बैठ जाती है और फिर उसकी भी वही स्विच तार से उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे जैसे इनकी हत्या हो रही थी वैसे वैसे जो डेड बॉडियां थी इन सभी को गाड़ी के डिग्गी में ठिकाने लगाया जा रहा था। फिर यहाँ पर रात के लगभग 9 बजे के आसपास का समय है वह हो जाता है और जैसे फिर नेहा आती है, नेहा से भी आखिरकार यही बात कही जाती है कि जो तुम्हारे पिता हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें एक बार उन्हें चलकर देख लो। और जैसे ही वह अपने पिता के वैसे वह भी जाकर उनके चंगुल में फंस जाती है और वह जाकर उसी गाड़ी के ऊपर बैठती है, सीट पर बैठती है जिस सीट पर पहले उसके पिता फिर उसके भाई फिर उसकी माँ की हत्या हुई थी। वह भी जाकर उसी सीट पर बैठकर उसकी भी हत्या हो जाती है और फिर ये सभी को मारकर इसी गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा परफ्यूम लेकर आते हैं और परफ्यूम को उस जो लाशें पड़ी थी उनके ऊपर उंडेल देते हैं ताकि किसी को यहाँ पर बदबू ना आए। फिर आखिरकार 15 तारीख की रात को ये गाड़ी पूरी रात यहीं पर खड़ी रहती है और फिर अगले दिन का इंतजार किया जाता है। फिर जैसे रात हो जाती है तो पार्क में यह रात भर ये गाड़ी है ये खड़ी रहती है और ये बात का एहसास भी नहीं होता किसी को कि 16 जुलाई आती है। 16 जुलाई 2016 की ये बात है रात के समय उसके बारे में, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर 16 जुलाई 2016 की रात को यह इन चारों लाशों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो हाईवे पर 24 पर ये निकलते हैं और ये देखते हैं कि हम इन चारों जो लाशें हैं इनको कहीं नदी में फेंक आते हैं। जैसे ये हापुड़ में पहुंचते हैं, हापुड़ में यह नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था। इन्हें ऐसा लगा कि हम इनमें ये चारों लाशें हैं ये फेंक देंगे और फेंकने के बाद ये जो लाशें हैं ये बहकर आगे चली जाएंगी। और ये बारी बारी से जैसे इन लाशों को फेंक रहे थे फिर ये जो माँ बेटा और जो पिता होता है इनकी जो लाश है वह तो आगे पहुंच जाती है बहकर, जो लेकिन जो ये नैना थी इसकी जो लाश है वह किनारे के ऊपर ही अटक जाती है।
और फिर यहाँ से जो पुलिस है यह इन चारों जो लाशें थी इनके अंदर मिली थी, एक लाश ही मिली थी जो लड़की नैना की थी, और जो ये 3 और लाशें थी। और पुलिस के इस मामले में आगे आगे जहाँ 27 महीने पहले पुलिस और जहाँ जहाँ पर ये नदी बहकर जाती है वहाँ पुलिस से संपर्क किया, लेकिन इनके बारे में अब तक भी कुछ भी पता नहीं चला है। और जो ये पुलिस है यह हापुड़ की पुलिस है, यह इनके रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था कि कहीं क्या वेद प्रकाश से आपकी बात होती है। वेद प्रकाश के जो और बेटा था शुभम और जो उसकी पत्नी थी साधना, उनसे आपकी बात होती है। परिवार वालों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। हर रोज किसी न किसी बहाने से यह पुलिस स्टेशन इन्हें बुलाया करते थे। और इस फैमिली में बाकी कोई सदस्य रहा ही नहीं था, और इसीलिए जो ये मामला है यह क्लिंग दर्ज कर कर यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, और कोई इसकी पैरवी करने वाला था नहीं। लेकिन इसीलिए ये मामला है पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और फाइनली यह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जब पुलिस है और फिर पुलिस ने जब इन तीनों के बारे में जो जांच पड़ताल की तो इसमें पता चलता है कि जो एक दोस्त है उसकी तो रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और दूसरा जो ये अभिषेक ये होता है यह रितेश है, यह अपने जो मालिक है उसके बारे में बुरे बुरे सपने उसे दिखाई देते थे कि उसके मालिक ने उसकी इतनी मदद की, उसे दुकान भी खुलवा कर दी। आखिरकार उसने उसी के साथ ही इतना भयानक किया, इसीलिए वह अपने गांव बिहार जाता है, और बिहार में जाकर वह परेशान होकर वहां पर कोई कीटनाशक दवाई पी लेता जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। दोस्तों फिलहाल ये जो मामला है यह कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम में वाकई बहुत ही भयानक घटनाक्रम है ये। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है और किसी को आहत करना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।